हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द ट्रेनिंग मीन फॉर ओल्ड एम्प्लॉय इज़ डैश, है ना। तो जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस में है ए इंटर्नशिप ट्रेनिंग, बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सी रिफ्रेशर ट्रेनिंग या डी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आंसर होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको अगर हम किसी भी चीज़ के रिलेटेड ट्रेन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत अमेंड की है, ठीक है। तो उस पॉलिसी के बारे में हम उस ट्रेनिंग में उन जो एग्जिस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग और रिफ़्रेश करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको याद रखना है कि जो भी एग्जिस्टेड एम्प्लॉयज़ को अगर हम लोग कभी ट्रेन करते हैं या उनको कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स या फॉर इंक्रीजिंग देयर जॉब नॉलेज, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आएगा आंसर सी। Now the question is, what among the following is considered as the highest amount of wages proposed by the government, offering basic amenities of life and satisfying the social needs of the worker? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी वेजेस देती है गवर्नमेंट, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेज कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ऑप्शन ए लिविंग वेज, मिनिमम वेज, फेयर वेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सबसे कम होगा वो मिनिमम वेज होगा। मिनिमम वेज से ज़्यादा फेयर वेज होता है और फेयर वेज से भी ज़्यादा होता है लिविंग वेज, जहाँ पर जो वर्कर है वो अपनी बेसिक नीड्स के साथ साथ अपने लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकता है, सोशल नीड्स अपनी सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, बेसिक अमेनिटीज़ लाइफ की सारी वो एंजॉय कर सकता है। सो यहाँ पे आंसर होगा ए लिविंग वेज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेज कौन सा है, ठीक है, तो उसका होगा लिविंग वेज। नाउ द क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन से जॉब एनालिसिस की मेथड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रोच, जी हाँ बिल्कुल ये जॉब एनालिसिस की मेथड है। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, जिसको PAQ भी बोलते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। सी है एप्लीकेशन बैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक है जो जॉब एनालिसिस की मेथड नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ब्लैंक हम लोग ड्यूरिंग द सिलेक्शन यूज़ करते हैं, है ना। तो इससे हम लोग जॉब एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन सी आंसर लग रहा है। एक बार डी का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, जॉब एलिमेंट्स अप्रोच। यस, जॉब एलिमेंट्स अप्रोच भी जॉब एनालिसिस की एक मेथड है। तो जो मेथड नहीं है वो है ऑप्शन सी एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक से रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इसका क्या मतलब होता है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द वर्टिकल मूव इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर वर्टिकल मूव की वजह से जो रैंक है वो बढ़ रहा है एम्प्लॉय का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये कब पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो ऑप्शंस आर प्रमोशन, बी सेपरेशन, सी ट्रांसफ़र या डी डिमोशन। तो जब हमारी रैंक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, रैंक बढ़ता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, हमें प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारा प्रमोशन हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा आंसर ए। Now the next question is, when workers are encouraged to meet the relevant manager in his office and to share their opinions, it is called dash। तो यहाँ पे ऑप्शंस है ओपिनियन सर्वेज, द ग्राइप बॉक्स सिस्टम, द ओपन डोर पॉलिसी, द इंटरव्यू मेथड। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पहले हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे बोला है कि जब वर्कर्स को अलाउ किया जाता है कि वो जाके अपने रिलेवेंट मैनेजर के ऑफिस में जाकर उनसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू दी ऑफिस या फिर रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, या कुछ प्रोसीजर्स उनको नहीं सूट कर रहे हैं, उनको नहीं अच्छे लग रहे हैं, या कुछ उनके पास एडवाइस है जिससे और स्मूथली काम हो सकता है, या एनी टाइप ऑफ ओपिनियन दे वांट टू शेयर विद देयर पर्टिकुलर मैनेजर, वो जाकर उनसे शेयर कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमें वो बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे।
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, द ओपन डोर पॉलिसी, है ना। मैनेजर के ऑफिस का डोर हमेशा ओपन है आपके लिए, आप आओ और अपने ओपिनियंस उनसे शेयर करो, है ना। आपका जो भी न्यू आइडियाज़ है या आपको पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ एडवाइस देनी है, हाँ, कुछ प्रोसेस या कुछ प्रोसीजर्स के बारे में आपको कुछ लाइक बताना है, नई चीज़ आप कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या कुछ भी, है ना, तो आप वो शेयर कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ। तो इसको हम लोग इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ओपन डोर टेक्निक या पॉलिसी, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। दूसरे ऑप्शंस में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं है ओपिनियन सर्वे, ठीक है, तो ये तो वहीं पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। डी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू हम लोग जो मेथड है वो हम लोग एग्जिट इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ को फॉलो करते हैं। और जो है ग्राइड बॉक्स, तो ये होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सो द बेस्ट एंड सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेल्फी टेक्निक इज डैश। हमें बताना है नीचे गए ऑप्शंस में से सूटेबल कौन सा लग रहा है हमको यहाँ पर फिल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्फी टेक्निक क्या है? डेल्फी टेक्निक एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की फोरकास्टिंग टेक्निक है ना। फोरकास्टिंग टेक्निक में बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिसमें से एक डेल्फी टेक्निक भी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जजमेंटल टेक्निक होती है, ट्रेंड एनालिसिस है, फिर मैथमेटिकल मॉडल्स है, कंप्यूटर मॉडल्स है, ये सारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो उसमें अब हम लोगों को ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज मैथमेटिकल मॉडल्स एज इनपुट इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बी इज़ अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। यस, तो डेल्फी टेक्निक में यही होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, पैनल होती है वहाँ पर, और वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन बताते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता वो, तो सारे अपने ही इंडिपेंडेंटली चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द आंसर। सी में क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात करी है, तो यहाँ तो कम्युनिकेशन की बात है। ऑप्शन ए में मैथमेटिकल मॉडल की बात है, तो वो भी डेल्फी टेक्निक से रिलेटेड नहीं है। और डी में नन ऑफ द अबाउ, तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो ये होगा आंसर। Now the next question is, which of these according to the research is one of the most effective technique for teaching interpersonal skills? इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाने के लिए कौन सी नीचे गई टेक्निक्स में से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ऑप्शन ए डिस्टेंस लर्निंग, बी बिजनेस गेम्स, सी सिमुलेशन या डी बिहेवियर मॉडलिंग। तो देखो डिस्टेंस लर्निंग है तो यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग किसी ई कोर्स के थ्रू इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। तो डिस्टेंस है तो इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब डेवलप करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये तो ऑप्शन हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। देन बी इज़ बिजनेस गेम्स। तो बिजनेस गेम्स को हम लोग वन टाइप ऑफ सिमुलेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है पार्टिसिपेंट्स को और उनको बोला जाता है कि अपने अपने ओपिनियन शेयर करो, ठीक है। और तीसरा है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में क्या होगा कि वो लोग ऑफिस कंडीशंस, जो भी ऑफिस में कंडीशंस होती हैं उसके बेस कुछ ऑफिस मॉडल बनाते हैं, एंड देयर दे मेक स्टूडेंट्स और पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्क एनवायरनमेंट, और कैसे उनको वहाँ पर कैसी कंडीशंस उनको वहाँ पर मिलेंगी टू वर्क। तो ये सब चीज़ें हम लोग सिमुलेशन में देखते हैं। और फोर्थ है बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऐसे फ्रेम की जाती है जिससे जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वर्कर का वो निकल के आता है ना। और वहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि एक्चुअल टेक्निक क्या है, कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन में डेवलप करी जाती है, जिसको हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स को इफेक्टिवली डेवलप करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, बिहेवियर मॉडलिंग। Now the next question is, voluntary retirement scheme is also called as dash। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम लोग VRS भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है ए गोल्डन हैंडशेक प्लान, बी हैंडसम कंपनसेशन प्लान, सी वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट स्कीम या डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गोल्डन हैंडशेक प्लान भी बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को। Now the next question is, which of the following is the correct order of the criteria to measure the training effectiveness, है ना। तो हमको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पर करेक्ट है जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये 4 ही स्टेप्स हैं, लर्निंग, रिएक्शन, बिहेवियर, रिजल्ट्स। तो जो
यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर डी का। तो सबसे पहले रिएक्शन होगा, पहले तो हम लोग नीड आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। फिर हम लोग लर्न करेंगे, फिर हम उसके बिहेवियर को देखेंगे कि हाँ भाई क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और फिर रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। तो जो बेस्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन डी का, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। Now the next question is application blank contains information related to dash। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था एप्लीकेशन ब्लैंक, तो यहाँ पर हम लोग अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए में है एजुकेशनल अटेनमेंट्स, बी सैलरी एक्सपेक्टेड, सी बायोग्राफिकल डेटा, या डी ऑल ऑफ दी अबाव। तो एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सो दैट इज़ दी थिंग जिसको हम लोग एप्लीकेशन ब्लैंक बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या फिल करनी होती हैं चीज़ें। तो एप्लीकेशन ब्लैंक कंटेन्स एजुकेशनल अटेनमेंट्स, सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बतानी होती है, अपने बायोग्राफिकल डेटा उसमें बताना होता है, एक्सपीरियंस कितना है आपको वो उसमें लिखना होता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है ए बी सी, ये तीनों के तीनों आएंगे एप्लीकेशन ब्लैंक में। तो यहाँ पे डी इज़ द आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। Here, the process of integrating the employee needs with organizational need is known as। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है करियर प्लानिंग, करियर पाथ, सक्सेशन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हमें ऐसी प्रोसेस बतानी है जहाँ पर एम्प्लॉय की नीड और ऑर्गेनाइजेशनल नीड को इंटीग्रेट किया जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, तो वो सारी मैन पावर रिलेटेड चीज़ें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग हम लोग कोई भी पोजीशन फिल करने के लिए जो इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ भी प्लानिंग होती है उसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। करियर पाथ हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हम लोग जो पूरा उसका करियर, जैसे अगर वो एग्जीक्यूटिव से शुरू हुआ है तो उसके आगे हायर पोजीशंस क्या क्या जाएंगे, हम लोग वो चीज़ करियर पाथ में देखते हैं। और करियर प्लानिंग में जो है देखते हैं हम लोग कि एम्प्लॉय की नीड्स क्या है ना, वो किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, वो जो एम्प्लॉय का इंस्पिरेशन है क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड से मीट होगा या नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अटेन करने के लिए उस एम्प्लॉय का जो एफर्ट्स हैं वो कितने यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे करियर प्लानिंग। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोसाज इंक ब्लड टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ विच टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है पर्सनालिटी टेस्ट। रोसाज इंक ब्लड टेस्ट को पर्सनालिटी टेस्ट का एक टाइप भी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन्स इन अ कंपनी इज डैश। तो जब हम लोग नए प्रोडक्ट्स लाते हैं कंपनी के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डाइवर्सिफिकेशन, बी वर्टिकल इंटीग्रेशन, सी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या डी जियोग्राफिक एक्सपेंशन। तो हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, है ना, कुछ डाइवर्सिटी ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट लाइन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now the next question is large inventories can be best classified as dash। ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ हैं आपके पास, ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है। इन्वेंट्रीज़ मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल स्टॉक है आपके गोडाउन में उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री। तो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, बी इज़ पोटेंशियल थ्रेट्स, सी इज़ पोटेंशियल स्ट्रेंथ या डी इज़ पोटेंशियल वीकनेस। देखो अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ है, एक्सेस में है स्टॉक, लार्ज इन्वेंट्रीज़ है, तो ये आपकी एक वीकनेस है। क्यों? क्योंकि आपका जो मनी है वो यहीं पे अटका हुआ है ना, आपका सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, आपका ज़्यादा सेलिंग नहीं है ना। तो यहाँ पर ये है पोटेंशियल वीकनेस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। Now the next question is manager who can only issue orders in his own department। ऐसा मैनेजर जो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स इश्यू कर सकता है, तो वो क्या हो, कौन सा मैनेजर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ लाइन मैनेजर्स, बी इज़ स्टाफ मैनेजर्स, सी HR मैनेजर्स या डी ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर स्टाफ मैनेजर इज़ द आंसर। स्टाफ मैनेजर जो है वो अपने खुद के ही डिपार्टमेंट में ऑर्डर इश्यू कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी।